प्रायोजक हैं LIC। हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हैं, जहां वो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी के आज भी वहां चल रहे सत्रों में शिरकत की और भारत का पक्ष मजबूती से रखा। पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी की। क्या रहा पीएम मोदी के दौरे में, आज खास दिखाएंगे खबर को विस्तार से। होगी बात SIR के मुद्दे पर बंगाल में छिड़े सियासी घमासान की। जहां ममता बनर्जी और उनकी पार्टी SIR का विरोध कर रही है, तो बीजेपी ने ममता बनर्जी पर घुसपैठियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। बताएंगे आपको कि मौलाना मदनी के किस बयान पर छिड़ गया है राजनीतिक विवाद। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन का समापन। तीसरे सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा टैलेंट मोबिलिटी का ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रस्ताव। कहा AI में सुनिश्चित हो प्रभावी मानवीय निरीक्षण, सुरक्षा और पारदर्शिता। प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक। वाणिज्य, संस्कृति, निवेश के संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा। पीएम मोदी ने जापान, इटली, कनाडा, जमैका और नीदरलैंड के नेताओं से भी की मुलाकात। SIR प्रक्रिया से घुसपैठियों में डर। बांग्लादेश बॉर्डर पर वापस जाने वालों की भारी भीड़। असम से भी वापस भेजे जा रहे घुसपैठिए। उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश के बाद घुसपैठियों में अफरा तफरी। भाजपा ने जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के मुसलमानों के साथ भेदभाव वाले बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा धर्म के नाम पर आतंकवाद को कवर फायर देने में यकीन रखने वाले सक्रिय। खेल के मैदान में देश की बेटियों ने लहराया परचम। जीता पहला महिला दृष्टिबाधित T20 विश्व कप। बैडमिंटन कोर्ट पर शटलर लक्ष्य सेन का कमाल। जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने सम्मेलन के समापन की घोषणा की। उन्होंने समूह की अध्यक्षता अमेरिका को सौंपे जाने की घोषणा की है। अमेरिका अगले वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। This summit and now moves on to the next president of the G20, which is the United States, where we shall see each other again next year. The summit is therefore closed. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को आज संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अवसर और संसाधन दोनों कुछ ही हाथों में केंद्रित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर संघर्ष बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे मानवता के लिए चिंता का विषय बताया, साथ ही नवाचार के रास्ते की भी रुकावट करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके समाधान के लिए हमें अपनी सोच को मूलभूत बदलाव लाना होगा। प्रधानमंत्री ने ऐसे टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस को बढ़ावा देने पर जोर दिया जो वित्त केंद्रित के बजाय मानव केंद्रित हों। प्रधानमंत्री ने इस दिशा में वैश्विक और ओपन सोर्स होने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में तकनीक से जुड़ी सभी पहल में इसी दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत AI के क्षेत्र में जिस रणनीति के तहत काम कर रहा है, उसका लक्ष्य AI का लाभ हर जिले और हर भाषा तक पहुंचाना है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे मानव विकास के भारत के प्रयासों को विस्तार और रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें एआई पर एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट बनाना होगा जो कुछ मूल सिद्धांतों पर आधारित हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें प्रभावी मानव निरीक्षण, सुरक्षा और पारदर्शिता शामिल होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने डीप फेक, अपराध और आतंकी गतिविधियों में एआई के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध की भी वकालत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई मानव क्षमताओं को बढ़ाए, लेकिन निर्णय लेने की अंतिम जिम्मेदारी हमेशा मनुष्य के पास ही रहनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि तेजी से नवाचार के लिए टैलेंट की मोबिलिटी को अनलॉक करना अत्यंत आवश्यक है। पीएम ने कहा कि इस विषय पर हमने दिल्ली G20 में प्रगति की थी। प्रधानमंत्री ने आशा जताई कि अगले कुछ वर्षों में G20 एक टैलेंट मोबिलिटी का ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करेगा। पीएम ने कहा कि कोविड काल ने ग्लोबल सप्लाई चेन की कमजोरियां उजागर कर दी हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देशों को केवल मार्केट्स के तौर पर नहीं देखा जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें एक संवेदनशील और दूरगामी दृष्टिकोण विकसित करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की है। वार्ता में भारत दक्षिण अफ्रीका के रिश्तों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने जिन मुद्दों पर चर्चा की उनमें वाणिज्य, संस्कृति, निवेश के संबंधों को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी कौशल विकास, एआई, महत्वपूर्ण खनिजों आदि में सहयोग में विविधता लाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की सफल अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति रामाफोसा को बधाई भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से भी मुलाकात की है। जोहानिसबर्ग में हुई दोनों नेताओं की बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। वहीं जोहानिसबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी समकक्ष साने ताकाइची की द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने नवाचार, रक्षा और टैलेंट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बैठक की जानकारी देते हुए लिखा, दोनों देश व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। पीएम ने भारत जापान मजबूत साझेदारी को बेहद जरूरी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयूज होलनेस से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी भरे माहौल में आपसी बातचीत की। पीएम मोदी ने जोहानिसबर्ग में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूब से भी मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग पर विस्तार से चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका IBSA IBSA शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी हिस्सा लिया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि IBSA केवल 3 देशों का समूह नहीं, बल्कि 3 महाद्वीपों, 3 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों और 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी की वास्तविकताओं से बहुत दूर है। पीएम ने IBSA से यह मजबूत संदेश देने का आह्वान किया कि वैश्विक संस्थाओं, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार अब एक विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। आतंकवाद की रोकथाम के संबंध में प्रधानमंत्री ने घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से लड़ते समय दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने मानव केंद्रित विकास सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने तीनों देशों के बीच UPI जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, कोविन जैसे स्वास्थ्य प्लेटफॉर्मों, साइबर सुरक्षा ढांचे और महिलाओं के नेतृत्व वाली तकनीक पहलों को साझा करने के लिए IBSA डिजिटल इनोवेशन अलायंस की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री ने सुरक्षित, विश्वसनीय और मानव केंद्रित AI मापदंडों के विकास में योगदान देने की IBSA की क्षमता पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने IBSA नेताओं को अगले साल भारत में आयोजित होने वाले AI इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि IBSA एक दूसरे के विकास के पूरक और सतत विकास के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं।
पीएम मोदी ने मोटे अनाज, प्राकृतिक खेती, आपदा प्रतिरोधक क्षमता, हरित ऊर्जा, पारंपरिक औषधियों और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने जलवायु अनुकूल कृषि के लिए इब्सा कोष का प्रस्ताव रखा है। और जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में किस प्रकार से तमाम महत्वपूर्ण बातों को अडॉप्ट किया गया और क्या बड़े संदेश इस मंच से निकले हैं, इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त जोहानिसबर्ग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के इस दौरे को कवर करने के लिए वही मौजूद थे। अखिलेश जी, स्वागत है आपका। एक तो महत्वपूर्ण चीज यही कि आज जो G20 सम्मेलन एक तरीके से औपचारिक रूप से खत्म हुआ, क्या बड़े संदेश वैश्विक चुनौतियों को लेकर निकले और भारत द्वारा तमाम जो व्यवहारिक समाधान सुझाए गए थे उनको किस तरीके से ये मंच आगे बढ़ाता दिख रहा है? अखिलेश जी। हाँ, देखिए, G20 शिखर सम्मेलन का पहला संदेश यही है कि दुनिया को एक ध्रुवीय में दिया गया है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने G20 शिखर सम्मेलन के पहले इस तरीके से धमकी दी थी, कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए क्योंकि अमेरिका इसका पहला अध्यक्ष है, अगला अध्यक्ष है। अब निश्चित तौर पे अब साउथ अफ्रीका ने उनकी बात नहीं मानी और डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा के विपरीत लीडरशिप स्टेटमेंट जारी हुआ। तो यह एक पहला संदेश है कि G20 जो है वो G20 किसी एक देश की मनमर्जी से नहीं चल सकता है। इसमें 19 देश है और दो क्षेत्रीय संगठन है, यूरोपियन यूनियन है, एक अफ्रीकन यूनियन है। तो उन्होंने सर्वसम्मति से एक लीडरशिप स्टेटमेंट जारी किया और उस लीडरशिप स्टेटमेंट से उन्होंने उस बात की ताकीद की कि दुनिया में जो है वो चाहे वो टिकल मिनरल्स का मामला हो, चाहे वो वित्तीय जो संकट है दुनिया के, खास करके ग्लोबल साउथ के देशों उनका मामला हो, या फिर AI का मामला हो, या इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का मामला हो, या फिर टेररिज्म का मामला हो, G20 जो है वो अपने हिसाब से जो सही लग रहा है उस सही उसके हिसाब से प्रस्ताव उन्होंने दिया है और अमेरिका की नहीं मानी गई इस मामले में। तो ये पहला संदेश यही है कि G20 अपने पांव पे खड़ा है। दूसरा, अगर यह कहें कि भारत की क्या भूमिका रही, भारत की भूमिका निश्चित तौर पर इस मामले में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने 2023 में जो रास्ता दिखाया था G20 को, और वो रास्ता था ग्लोबल साउथ के चिंताओं को जाहिर करने का रास्ता, ग्लोबल साउथ की समस्याओं को हल करने के लिए G20 के अंदर जो सहयोग हो सकता है उसका रास्ता। तो देखिए, विदेश मंत्रालय के सचिव ने कल एक बात कही, उन्होंने कहा कि हमारी जो चिंताएं थी और हमारा जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव को G20 ने तकरीबन माना है और भारत के बाद ब्रिटेन के पास गया G20 की अध्यक्षता, वहां भी भारत के कई प्रस्ताव माने गए थे। जी अखिलेश जी, राह दिखाई थी ग्लोबल साउथ के बारे में। और निश्चित तौर से जो साउथ अफ्रीका में भी जो प्रस्ताव लिए गए हैं लीडर स्टेटमेंट की तरफ से, वो काफी हद तक कह सकते हैं कि उसी का प्रतिबिंब है जो भारत ने 2023 में दिखाया था। तो इस मामले में कहेंगे कि भारत G20 सम्मेलन में अपना प्रभाव छोड़ने में बिल्कुल एक तरीके से कामयाब है अखिलेश जी, क्योंकि G20 की बैठक के इतर भी कई महत्वपूर्ण बैठकों को हमने सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को दिखाया है। इब्सा भी एक ऐसा मंच के तौर पे कहा जा सकता है कि वहां पे जो बैठक हुई है तो भारत अपने सहयोगी देशों के साथ में मिलकर तेजी से विकास को आगे बढ़ाने को लेकर सहयोग का जो रवैया है वो और तेजी से आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इब्सा के इस मंच को कैसे देखा जाए? देखिए, एक तरीके से कहें कि G20 शिखर सम्मेलन के समय इब्सा का सम्मेलन होना, इब्सा का शिखर सम्मेलन होना एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि देखिए इब्सा का शिखर सम्मेलन पिछले 13-14 सालों से नहीं हो पा रहा था और इब्सा एक ऐसा संगठन है जिसको कि अगर उसे पूर्ण रूप से उसका उपयोग किया जाए तो ग्लोबल साउथ की कई समस्याओं के एक हल करने के एक प्रतीक के रूप में वो आगे बढ़ सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दक्षिण अफ्रीका कह सकते हैं कि अफ्रीका का सबसे बड़ा नेशन है और कई मामलों में उसे अफ्रीका का यूरोप भी कहा जाता है जिसके पास तकनीकी क्षमता भी है, संसाधन भी है। और उधर ब्राजील जो है, ब्राजील भी अगर कहें लैटिन अमेरिकी देशों के सबसे महत्वपूर्ण देशों में एक है और ब्राजील के और अफ्रीका के और भारत के युवा वर्ग के बारे में अगर कहें तो सबसे युवा जो जनसंख्या है इन तीनों देशों के पास है और इन तीनों देशों के समस्याएं तकरीबन एक तरह की हैं, तीनों देशों की चुनौतियां एक तरीके की है और इसलिए यह समझा जा सकता है कि तीनों देशों के अंदर जो समस्याएं है उस समस्याओं को हल करने का भी तरीका एक दूसरे से मिलता जुलता है। और इस मसले में यह भी कहें कि तीनों देश जो है इस समय एक डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ धमकी है उसका जो एक तरफा बर्ताव है उससे भी प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में इब्सा का
एक बार पुनः से जीवित हो जाना एक बड़ी उपलब्धि है। और जी। लगता है कि आने वाले दिनों में ITSA जो है एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में उभरेगा, जी। जो ग्लोबल साउथ की आवाज को न सिर्फ जी। मजबूत करेगा, बल्कि ग्लोबल साउथ की समस्याओं के समाधान के लिए भी आगे आने एक वाले समाधान देता हुआ नजर आएगा। अखिलेश जी, क्योंकि हमने कल भी देखा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर एक सहयोग का बात आगे बढ़ी, और आज हमने देखा कि कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। तो तमाम देशों के साथ जो द्विपक्षीय मुलाकातें भी हैं, वो भी भारत के इस सहयोगात्मक जो एक तरीके से दोस्ताना रवैया के साथ आगे बढ़ने का जो प्रयास है पीएम मोदी का, उसमें एक तरीके से काफी कारगर साबित हुआ है आज का दिन भी। हाँ, देखिए, यह बिल्कुल एक नया प्रयोग हुआ कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, आप जान रहे हैं कि भारत और कनाडा के संबंध पिछले दिनों कुछ रहे थे, और उसमें कारण यह था कि जो खालिस्तानी आतंकवादी था, कनाडा में उसको प्रश्रय मिल रहा था। और आज जब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों भारत के साथ मिलकर एक ट्राइलेटरल बनाना चाह रहे हैं और बना चुके हैं, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि ये दोनों जो है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। और भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है, और दुनिया का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा युवा टैलेंट यहाँ पे है। तो इन तीनों का मिलना, सप्लाई चेन के रेजिलियंस के लिए काम करना, रिसर्च मिलर्स के लिए काम करना, यह एक बड़ी बात है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये भी कह सकते हैं कि G20 के गाइडलाइंस में भारत ने यह जो एक ट्रॉइका बनाया है, यह ट्रॉइका जो है वो एक तरीके से तकनीक के डिसेंट्रलाइजेशन में, आधुनिक तकनीक के डिसेंट्रलाइजेशन में, फिजिकल मिनरल से डिसेंट्रलाइजेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और एक तरीके से ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच की जो खाई है, उस खाई को पाटने में भी मदद करेगा। जो ग्लोबल साउथ के दो देशों की समस्याओं और जरूरतों को पूरा करेगा, उस तरह भारत के देश की जरूरतें और समस्याएं भी पूरी होंगी। क्योंकि अमेरिका के एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पीछे हट जाने के बाद जो विकसित देशों के कई देश हैं वो आगे आ रहे हैं, और अपनी जरूरतों के लिए भी और दूसरों की जरूरतों के लिए भी उन्हें ग्लोबल साउथ के देशों से सहयोग करने की जरूरत है। और इसी में भारत, ऑस्ट्रेलिया और के बीच का ये जो ट्राइलेटरल बना है, इसे देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जोहानिसबर्ग से विस्तार से इन तमाम खबरों पर एक पर्सपेक्टिव रखने के लिए भारत के लिहाज से बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पर जब वापस आएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। कश्मीरी पुलाव या वो बिरयानी खाना, केसरी चाय, दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, अरे यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH जरा सी हंसी, दुलार जरा सा, the taste of India, जरा सी अनबन, प्यार जरा सा, the taste of India, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, taste of India, taste of India। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर।
80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद अब बात SIR की। देश के 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया इस समय जारी है, लेकिन कुछ विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। पहले बिहार में इसका विरोध हो रहा था, लेकिन अब बंगाल SIR के विरोध का नया राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। जहां ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पार्टी TMC लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, तो बीजेपी ने SIR का खुलकर समर्थन किया है और ममता बनर्जी पर घुसपैठियों के समर्थन का आरोप लगाया है और देश विरोधी एजेंडा चलाने की बात कही है। इस बीच उत्तर प्रदेश में जहां सपा SIR के विरोध में बयान दे रही है, तो यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने SIR के तहत पाए जाने वाले अवैध घुसपैठियों के लिए हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद इस मुद्दे पर भी सियासत गर्मा गई है। चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण के काम को सफलतापूर्वक करने के बाद अब देश के 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके बाद कुछ विपक्षी दल इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भले ही राजनीतिक रूप से SIR का विरोध हो रहा हो, लेकिन SIR के शुरू होने के बाद से हजारों की संख्या में अवैध बांग्लादेशियों के वापस बांग्लादेश जाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि कितनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए बंगाल में बसे हुए हैं। TMC और ममता बनर्जी SIR को बंद करने की बात कर रही है, तो कुछ घटनाओं का हवाला देकर इस प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर रही है। इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने कहा है कि संवैधानिक प्रक्रिया पर राजनीति करना ठीक नहीं है। What the Chief Minister has pointed out has to be examined in detail, in depth, and I'm sure that we have an election commission which is strong enough, which has a balanced outlook. All these issues can be examined properly and appropriate solutions found. But what is required is free and fair elections in this country has to be followed meticulously. बंगाल में ममता दीदी के विरोध पर बीजेपी लगातार हमलावर है और आरोप लगा रही है कि घुसपैठियों को बचाने के लिए TMC देश विरोधी काम कर रही है। बंगाल से जो घुसपैठी वहां घुसे और उनके जबरन नाम वहां पर लिखाए गए, क्या उनके नाम हटेंगे, इस बात का ममता को डर है? क्या SIR के कारण उनकी सारी जो धांधली है चुनाव सूची को लेकर, वो सारी धांधली देश और दुनिया के सामने आएगी, इस बात का उन्हें भय है? बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बंगाल की वोटर लिस्ट का हवाला देते हुए TMC पर हमला बोला है और कहा है कि TMC ने अवैध घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल कराकर वोट बैंक की राजनीति की है। अमित मालवीय ने लिखा, 2002 में SIR के बाद से 2025 के बीच पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की संख्या में 66% की वृद्धि हुई। ECI के आंकड़े बताते हैं कि जिन शीर्ष 10 जिलों में मतदाताओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, उनमें से 9 जिले बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। जिन 9 सीमा जिलों में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई है, वे हैं उत्तर दिनाजपुर 105.49%, मालदा 94.58%, मुर्शिदाबाद 87.65%, दक्षिण 24 परगना 83.30%, जलपाईगुड़ी 82.3%, कूच बिहार 76.52%, उत्तर 24 परगना 72.18%, नदिया 71.46% और दक्षिण दिनाजपुर 70.94%। शीर्ष 10 में से एकमात्र गैर सीमा जिला बीरभूम है, जहां वृद्धि दर 73.44% रही। इन अवैध घुसपैठियों का फैलाव अब पूरे बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में हो चुका है और यही समुदाय ममता बनर्जी के मुख्य वोट बैंक के रूप में उभर आया है। इसी कारण वो उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। जहां बंगाल में SIR को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, तो वहीं यूपी में भी समाजवादी पार्टी ने SIR को टालने की बात कही है।
तो कांग्रेस पार्टी भी एसआईआर के विरोध में बयान दे रही है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पूरी पारदर्शिता से एसआईआर को चालू रखने की बात कही है और सभी जिलाधिकारियों को अवैध रूप से पाए जाने वाले घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद इस मुद्दे पर भी सियासत गर्मा गई है, तो कई मुस्लिम समाज से भी इस कार्यवाही के पक्ष में बयान सामने आए हैं। लेटर इलेक्शन कमीशन को लिखा है, तो एसआईआर के अंदर बहुत सारी त्रुटियां अभी तो जो एसआईआर कर रहे हैं उनको ही नहीं पता है कि क्या है एसआईआर के अंदर। भारत सरकार का कानून है, तो सरकार अपना काम कर रही है और सरकार उन तमाम, मैं समझता हूं कि खाली उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर जितने भी घुसपैठिए हैं भारत के अंदर हैं, उन सबको ढूंढ कर पकड़ना चाहिए और उनको जो भारत का कानून है उसकी सजा जो उनको देनी चाहिए या उनके देश उनको वापस भेजना चाहिए। उधर असम में अवैध घुसपैठ के खिलाफ राज्य सरकार की मुहिम जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 7 घुसपैठियों को वापस भेजने की जानकारी दी। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी दलों को जनता का समर्थन नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद भी बंगाल में टीएमसी और यूपी में सपा के साथ कांग्रेस का विरोध भले ही देखने को मिल रहा हो, लेकिन चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरी पारदर्शिता के साथ निभा रहा है। लेकिन बंगाल की वोटर लिस्ट से सामने आती सच्चाइयां और अवैध घुसपैठियों की लंबी लंबी लाइनें इस प्रक्रिया की जरूरत को खुद ब खुद बयां कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष एसआईआर का दम, घुसपैठिए हो रहे बेदम, क्योंकि लगातार बंगाल से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही जहां पे घुसपैठियों की लंबी लंबी लाइनें दिखाई पड़ रही हैं जो वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। इस खबर पे बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। माधवी अग्रवाल हैं जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की हैं, इसके अलावा सोफिया खान जो कि नेता हैं टीएमसी की, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश अंदालिया जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सोफिया जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि बंगाल में जिस प्रकार से ममता दीदी और टीएमसी पार्टी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाइयां वोटर लिस्ट से सामने आ रही हैं, जिस प्रकार से बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए वापस बांग्लादेश जा रहे हैं, वो तो दिखा रहे हैं कि एक सही काम हो रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। फिर इसका विरोध क्यों, उसकी वजह क्या है? सोफिया जी। देखिए, देश में एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। 2002 में भी एसआईआर हुआ था और लगभग इस पूरे प्रतिक्रिया को 2 साल लगे थे। लेकिन यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीजें, चूंकि बंगाल में 2026 में चुनाव है और ये ऑलरेडी हमने देखा कि बिहार में 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। उसके बाद जो चीजें सामने आई हैं उससे यही समझ में आता है कि ये एसआईआर ठीक उसी तरीके से एक कह सकते हैं जैसे डीमोनेटाइजेशन किया गया था, जैसे देश में लॉकडाउन किया गया था। लॉकडाउन में देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है, मैं नहीं जानती ये तस्वीरें कौन सी है, हो सकता है इसमें लॉकडाउन के प्रवासी मजदूरों के पलायन का भी छवि हो सकता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि किसी भी हमें किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई घुसपैठिए को देश से बाहर निकाला जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब यहाँ के गरीब लोग जो गरीबी सीमा से नीचे जो रोज खाते हैं कमाते एक्सक्यूज मी जी। सोफिया जी, आपने बिहार का जिक्र किया और कहा 65 लाख लोगों के नाम कट गए, लेकिन 10 लोगों की आपत्तियां आई थी और उसके बाद उसका भी चुनाव आयोग के माध्यम से उस चीजों का एक तरीके से निपटारा किया गया। तो नाम कटना वोटर लिस्ट से, देखिए हम आप सब लोग जिम्मेदार नागरिक के तरीके से बात करें बेहतर होगा। नाम कटने की तमाम वजहें होती हैं, किसी का नाम यूं ही नहीं कट जाता, लेकिन अगर वो आपत्ति भी दर्ज करता है तो भी सुना जाता है। तो हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, मैं आप ही से कर रहा हूँ। तो बोला विरोध, मैं समझना चाहता हूँ टीएमसी विरोध क्यों कर रही है, उसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले ये कहते हैं कि अगर नाम किसी भी देशवासी का अगर नाम कटता है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। अब एक बात बताइए कि जो लोग गरीबी सीमा से नीचे हैं, रोज खाते हैं कमाते हैं, शायद उनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता, अंगूठा छाप भी इस देश में कई लोग हैं, जो लोग कलम चलाना नहीं जानते वो कोर्ट कचहरी जाएंगे। 65 लाख लोग बिहार में कटे और यहाँ पर
80,000 बूथे हैं बंगाल में जहां पर देखा जा रहा है कि 100 सोफिया जी, 150% बिहार में लोग निकल के बाहर नहीं आए कहने के लिए साहब हमारा नाम कट गया। मैं वही कह रहा हूँ, ये 10 लोगों की आपत्तियां आई थी, 10। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, और दूसरा चीज, जो बिहार में कांग्रेस चली, टीएमसी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी, तमाम विपक्षी दल जिनका आप लोगों का सहयोग रहता है, वो सब लोगों ने, तमाम उनका जो बीएलए थे वो सब लोग मौजूद थे, बावजूद उसकी स्थितियां सामने बाहर ऐसी नहीं आई। मैं आता हूँ आपके पास में, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में। माधवी अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। माधवी जी, ठीक है, ठीक है, बंगाल में 35 लोग मरे हैं सिर्फ नहीं, देखिए, किसी भी दुखद घटना को सीधे एसआईआर से जोड़ देना, ये बेहतर एक जिम्मेदार बयान नहीं है सोफिया जी, ये जिम्मेदार बयान नहीं है। माधवी, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। माधवी जी, सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि साहब आप इस प्रकार से नाम काट देंगे और आम लोग कहां जाएंगे अपने मुकदमा लड़ने के लिए? उनके पास में इतना वक्त नहीं है, 2 वक्त की रोटी के लिए बड़ा मुश्किल वक्त निकालते हैं, वो कहां जाएंगे मुकदमेबाजी करने? माधवी जी, देखिए, ऐसा है कि इन्होंने बिहार की बात की और बंगाल की बात में बता देती हूँ। बिहार की बात में ऐसा है कि बिहार में 2002 बनाम 2025 की वोटर लिस्ट का मिलान किया गया, तो उसमें 65% है और 27 लाख नाम हटाए 27 लाख नाम हटाए गए हैं, 65 लाख नाम नहीं हटाए गए हैं। पहली बात तो ये बता दूं। दूसरी बात, ये जो 2002 के एसआईआर की बात कर रही है, तो 2002 में पश्चिम बंगाल में 27 लाख नाम हटाए गए थे। उस समय ममता बनर्जी और सीपीआईएम ने दोनों ने ही एसआईआर का बहुत सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था। ममता बनर्जी तो इनफैक्ट ये कहती थी कि सीपीआईएम जो है वो अवैध वोटर्स जो हैं उन्हीं के कारण जीत रही है। तो उस समय क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो राज्य में स्थापित नहीं हुई थी, उस समय संघर्ष कर रही थी, तो उन्हें एसआईआर की प्रक्रिया में बड़ी खूबसूरती दिख रही थी और वो इसका सपोर्ट कर रही थी और उनका कहना था कि जो सीपीआईएम है वो अवैध वोटरों से जीत रही है। लेकिन आज वही ममता बनर्जी जो है वो इसका विरोध कर रही है, रैली निकाल रही है। अभी देखिए, जैसे कि टीएमसी की प्रवक्ता जो है बैठकर बता रही है कि कोर्ट कचहरी करनी पड़ेगी। इसी तरीके की सोच के साथ में क्या है ना, ये लोग गलत जानकारी लोगों में स्प्रेड कर रहे हैं और लोगों में एक जबरदस्ती की माधवी जी, टीएमसी ये भी कह रही है कि एसआईआर के दबाव में बीएलओ के साथ में घटनाएं हो रही हैं, वो लोग एक प्रकार से उनकी मृत्यु हुई और इस प्रकार की तमाम घटनाओं का जिक्र करते हैं। वो कह रहे हैं साहब दबाव बहुत ज्यादा है। माधवी जी, देखिए, दबाव ऐसा है कि इन्होंने उस विषय को एक दूसरा रूप देने की कोशिश की है और मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय जो है, ये पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो बताने की कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी और यहाँ तक कि उनके लीडर्स भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इनको जितना ज्यादा दर्द हो रहा है उतना शायद बीएलओ को दर्द नहीं हो रहा है। बड़ी शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है। दूसरा एक और चीज है कि ऑनलाइन पर भी लोग अपनी जो है अपना फॉर्म भर रहे हैं, तो केवल बीएलओ के ऊपर में नहीं है, ऑनलाइन पे भी फॉर्म भर के बहुत सारे लोगों ने अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। लेकिन इन्होंने क्या है ना, इन्होंने एसआईआर को ऐसा मुद्दा बना लिया है जिसके समर्थन में आकर, जिनके विरोध में आके ये लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और एक गलत जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, प्रकाश, ठीक है माधवी जी, मैं आता हूं आपके पास में। प्रकाश चंदोलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद। प्रकाश जी, सवाल ये है कि बंगाल में 2002 के समय एसआईआर हुआ, लेकिन अब जो एसआईआर हो रहा है, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। सीमावर्ती राज्यों पे चौकियों के पास में सैकड़ों हजारों की संख्या में अवैध प्रवासी वापस जा रहे हैं और ऑन कैमरा वो कबूल कर रहे हैं, साहब हम इतने वर्ष पहले अलग अलग समय पे बताते साहब हम आए थे और हमने कागज बनाए, लेकिन अब हम एसआईआर की वजह से वापस जा रहे हैं। तो अपने आप में बहुत कुछ चीजें पाक साफ दिखाई पड़ रही है ना। आरेंद्र जी नमस्कार। सिर्फ बॉर्डर पे हजारों लोगों की भीड़ ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बांग्लादेश से अवैध रूप से घुसपैठ करके कोई नासिरा शेख अगर बंगाल में आ जाए और लवली खातून बन जाए, राजनीति करने के लिए तृणमूल पार्टी का चयन करे और तृणमूल पार्टी की ओर से किसी पंचायत की मालदा क्षेत्र में पंचायत की प्रधान बन जाए और उसका जब पता चले कि वो बांग्लादेश की है, उसको पंचायत प्रधान के पद से हटा दिया जाए और उसके बाद जब 2025 में एसआईआर हो तो फिर से वो अपना एन्यूमरेशन फाइल तैयार करे, फॉर्म भरे, तैयार करे और अपनी पार्टी के बीएलए के माध्यम से बीएलओ पर दबाव डाले कि मेरा नाम फिर से शामिल किया जाए, तब लगता है कि एसआईआर बहुत जरूरी है। बंगाल में ही एक पांडवेश्वर नाम का स्थान है, वहां पर पांडवेश्वर में माया रानी गोस्वामी नाम की एक महिला, जिसके एक ही एपिक नंबर के ऊपर में अगर 44 जगह पर वोटर कार्ड बन जाए, तब लगता है कि एसआईआर बहुत जरूरी है। अभी सोफिया जी ने कहा कि जो गरीब लोग हैं वो कहां जाएंगे,
भाई साहब, जिनको इनकी पार्टी का तो लीगल सेल है, इतने वर्षों से इन्होंने ऐसे घुसपैठियों का पालन पोषण किया है, उनको सिंचन प्रदान किया है, उनको रोटी दी है, इस बदले में वोट लिया है, तो वो अपने लीगल सेल के माध्यम से खड़ा कर सकते हैं। बिहार के अंदर में लाखों लोगों के नाम कटे हैं, एक भी मामला कोर्ट नहीं पहुंचा, उसके बावजूद आप चुनाव आयोग पर अंगुली उठाते हैं और केंद्र सरकार को बदनाम करते हैं। सबसे पहली बात तो है कि एसआईआर कोई केंद्र सरकार का उपक्रम नहीं है, ये चुनाव आयोग का है। और आपके शरीर पर अगर कोई फोड़ा हो जाए, उसका अगर समय पर इलाज न किया जाए आर्येंद्र जी, तो वो नासूर बन जाता है। और बंगाल में ये नासूर बना हुआ है। 2002 में जिस समय एसआईआर हुआ था, अभी सोफिया जी ने भी उसका जिक्र किया, उसमें 69 लाख लोगों के नाम घटे थे। उसके अंदर में 50 लाख लोगों का पता नहीं था, 19 लाख वोटर जो थे मृत थे। इतनी बड़ी संख्या में ये सारा चीज हो रहा है। और आज की तारीख में बंगाल में, जब ये अभी सोफिया जी कह रही है कि 2 साल का वक्त लगा था, सोफिया जी उस समय की तकनीक और आज की तकनीक में बड़ा फर्क है। आज इतने कम समय के अंदर में आप कैसे उंगली उठा सकती हैं, जब 4 नवंबर को ये कार्य शुरू हुआ इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, और अभी भी 10 दिन बाकी हैं, और अभी तक बंगाल में लगभग 99% लोगों को फॉर्म दिए जा चुके हैं, लोग भर भी रहे हैं। और जैसा कि माधवी जी ने भी अभी कहा कि लोग ऑनलाइन भर रहे हैं। आर्येंद्र जी, मैंने अपना फॉर्म ऑनलाइन भरा है, बड़ी आसानी से भरा है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। सिर्फ ये बात है कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी को डर इस बात का सता रहा है कि कुछ महीने के बाद जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में की नींव खिसकने वाली। ठीक है सोफिया जी, सवाल यही है, सवाल ये लगातार उठ रहा है कि आपका एक वोट बैंक ऐसा जो अवैध तरीके से देश में रह रहा था, उस वोट बैंक की चिंता की वजह से टीएमसी का ये विरोध देखने को मिल रहा है, ये लगातार आरोप लग रहा है। दूसरा जो आपने बात कही थी, उसी बात को आपसे ही मैं पूछना चाहता हूं कि टीएमसी का बंगाल में एक बहुत मजबूत काडर है, आपके तमाम कार्यकर्ता हैं, गांव तक, अलग अलग पंचायतों तक, तो फिर क्यों मां माटी मानुष की बात करने वाले आपके टीएमसी पार्टी क्यों उस गरीब के साथ खड़ी नहीं हो पाएगी, उसको हक उसका नहीं दिला पाएगी तब, जबकि अगर उसका नाम सही है और अगर कट रहा होगा तो? इन दो चीजों का जल्दी से जवाब सोफिया जी। मैं अपने बात पे फिर से कायम हूँ। प्रकाश जी जो कह रहे हैं कि हमें फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं हुई, मुझे भी फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं हुई, मैंने भी भरा है, ऐसा नहीं है। मैं बात उन लोगों की कर रही हूँ जो लोग गरीबी सीमा से नीचे हैं, जो लोग जानते भी नहीं, शायद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आज भी देश के देशवासी ऐसे भी होंगे जिनके पास शायद कोई भी कागज नहीं होगा भारतीय होने के बाद भी। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि उनके लिए क्या किया गया है या उनके बारे में सोचा गया। ये जो मौतें हो रही हैं भारतीय होने के बाद भी, लोग अपनी जान दे चुके हैं। आंकड़ों में अभी 35 जन के बारे में बोला गया है, लेकिन कई लोग होंगे जो डिप्रेशन, एंजाइटी और सोफिया जी, ये सारे घुसपैठियों सोफिया जी, ये जो आप जो नंबर दे रही हैं, आप जो मृत्यु का, हाँ प्रकाश जी एक सेकंड, सोफिया जी आप जो ये नंबर दे रही हैं, सोफिया जी आप जो मृत्यु का नंबर दे रही हैं, इसका कोई प्रमाणिक आंकड़ा नहीं है, इसलिए इस तथ्य को इस प्रकार से ना रखिए, वो जांच का विषय है। क्योंकि कई लोगों की जानकारियां ये भी आई है जो कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे। जी हाँ प्लीज। टेक्नोलॉजी बहुत, सुनिए ये मैं प्रकाश जी से सहमत हूँ। टेक्नोलॉजी उस वक्त नहीं थी, लोग जागरूक नहीं थे, लोगों को ये भी नहीं पता था कि कागज रखना है नहीं रखना है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज कागजात जो है सोने चांदी से भी ज्यादा महंगे हो गए हैं, ये आज हुआ है। लेकिन 2002 में जिनका नाम नहीं है, हो सकता है कि वो भारतीय हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कागजात को लेकर कितने लोग जागरूक थे। मैं भी अडल्ट थी, आप भी अडल्ट नहीं तो, लेकिन सोफिया जी फिर ये लाइनें क्यों लगी हैं? सोफिया जी हजारों लोगों की ये लाइनें, सोफिया जी इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? सोफिया जी मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, सोफिया जी इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो लोग खुद से खुद बांग्लादेश वापस जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? सोफिया जी जो गरीब लोग हैं ना, नहीं तो वो आप कह रही हैं कि वो भारतीय हैं और वो बांग्लादेश जाना चाहते हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? जी ये देखिए तो तस्वीरें दिखाई जा रही है ना, ये कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये मुझे नहीं पता। हो सकता है नहीं हमने उनका ऑन कैमरा, मैं ही नहीं, दूरदर्शन ने नहीं, तमाम चैनलों अखबारों ने उनका ऑन रिकॉर्ड उनका इंटरव्यू किया, वो खुद कबूलते तमाम लोग नजर आ रहे हैं। माधवी जी सवाल यही आ जाता है कि साहब क्यों आखिर इतनी जटिल प्रक्रिया है? अगर कि कागज आज इतना महंगा हो गया, वो गरीब साहब सोने चांदी से महंगा हो गया, अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए लोग जो गरीब मुश्किल लोग कैसे करेंगे? माधवी जी
देखिए ऐसा है कि अगर सोफिया जी को लगता सोफिया है जी कि प्लीज, बहुत सोफिया जी बाकी मेहमान भी हैं पैनल में, सोफिया जी बाकी मेहमान भी पैनल, माधवी जी जल्दी से। हाँ, मुझे लगता है कि चीखने से कुछ नहीं होगा, बात को सही तरीके से रखा जाए क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और उनको सही जानकारी मिले इस डिस्कशन के माध्यम से, तो ये बहुत अच्छा होगा। सोफिया जी केवल चिल्ला रही हैं और वो डर फैला रही हैं। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है, मतलब मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने जो है वो ऑनलाइन पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। रही बात अगर सोफिया जी को लगता है कि बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं, तो आप लोगों को अपने लोगों को भेजना चाहिए जो मस्जिदें बनाने के लिए अनाउंस कर रहे हैं, मस्जिदें बनाने का ऐलान कर रहे हैं, उसी जगह लोगों के पास भेजिए ना अपने नेताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को जो बम बनाते रहते हैं, आप उनको भेजिए और भेजकर बोलिए वो ऑनलाइन पे भर्ती करवा दें उनका फॉर्म। तो ऐसी स्थिति नहीं सोफिया जी किसी की आवाज समझ में नहीं आएगी, प्लीज माधवी जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, अगर पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया देंगे तो शायद पश्चिम बंगाल का विकास और अच्छी तरीके से हो पाएगा। इसीलिए अगर पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं तो इस विषय को बहुत सकारात्मक। सोफिया जी बाकी मेहमान बोल रहे हैं तो उनको भी अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। हाँ, झूठ बोल रही है ना, चीखने से नहीं होगा। मैंने कुछ ऐसी बात नहीं की है जिसकी वजह से आप चीख रहे हैं। मुझसे प्रश्न पूछा जा रहा है, मैं उत्तर दे रही हूँ, लेकिन आप इतना एग्रेशन दिखा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बात कह रही हूँ, बंगाल की राजनीति में एग्रेशन अपने आप बड़ा दिखाई पड़ता है, अपने आप में बड़ा लंबा। माधवी जी, सोफिया जी एक सेकंड, क्योंकि थोड़ा वक्त भी सीमा है, मैं जल्दी से प्रकाश जी पे आता हूं। प्रकाश जी, आपको लगता है कि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हो रहा है, चुनाव आयोग इस काम को कर रहा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस प्रकार का परसेप्शन खड़ा करना कि साहब ये गलत है, गरीबों के खिलाफ है, आम भारतीय इसके हक में नहीं है, इस प्रकार का परसेप्शन खड़ा करना, क्या ये सही है, देश के हक में है? बिल्कुल गलत आर्येंद्र जी। जब एसआईआर शुरू नहीं हुआ था उसके पहले ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर उनकी लाश के ऊपर में होगा, वे जब तक जीवित रहेंगी बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगी। एसआईआर शुरू हुआ, बीएलओ ने उनके घर पर जाकर के फॉर्म दिया है, उन्होंने स्वयं फॉर्म लिया है, बंगाल में लोग जमा कर रहे हैं और उनकी पार्टी के जगह जगह पर आर्येंद्र जी कैंप लगे हुए हैं। सोफिया जी, आपको तो पता है ना, आपके एमएलए, आपके गांव के, आपके काउंसिलर, आपके पंचायत के सारे लोग लोगों की मदद कर रहे हैं। ये कार्य तो होना चाहिए। आपको रोना इसलिए है कि आपके अवैध। सोफिया जी प्लीज, पैनल का, सोफिया जी पैनल पे बाकी मेहमान अगर बोल रहे हैं तो कृपया थोड़ा सा संयम दिखाइए। सोफिया जी प्लीज संयम दिखाइए, हम लोग तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। जल्दी से प्रकाश जी अपनी बात खत्म करें। मैं तो ये कह रहा हूं कि जगह जगह पर इनकी पार्टी के कैंप लगे हुए हैं, इनके काउंसिलर, इनके एमएलए सपोर्ट कर रहे हैं वोटरों को कि वे अपना फॉर्म कैसे भरें। और दूसरी बात आर्येंद्र जी की 9 तारीख को जो है फाइनल लिस्ट नहीं निकलने वाली है, 9 तारीख को तो सिर्फ ड्राफ्ट लिस्ट निकलेगी। उसके बाद 14 ऑप्शन आपको दिए प्रमाण देने के, 14 ऑप्शन। मैं आपको बताऊं, मेरा बिल्कुल आप जो कह रहे हैं प्रकाश जी सच बात है, क्योंकि ये पूरी बातें सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची हैं, वहां पर भी बातें हुई हैं। जब बिहार में एसआईआर चल रहा था तमाम चीजें तय हुई हैं। संवैधानिक अधिकार किसी का ना छिने, ये व्यवस्था उसी प्रक्रिया के तहत है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी,
जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच के बीच जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। मदनी ने मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कई उदाहरण दिए, जिनके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस ने जहां उनके बयान का समर्थन किया तो वहीं बीजेपी ने इसे भ्रामक और बेबुनियाद करार दिया है। दिल्ली ब्लास्ट की गंभीर जांच के बीच जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील समय में मदनी का विवादित दावा न सिर्फ तथ्यों से परे है बल्कि देश की संस्थाओं और संवैधानिक ढांचे पर सीधा प्रहार है। सवाल ये है कि जब जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, तब ऐसे बयान देकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं अरशद मदनी? क्या ये हताशा है, राजनीतिक एजेंडा है या जानबूझकर देश के माहौल को भटकाने की कोशिश? जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने दिल्ली ब्लास्ट की चल रही जांच के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी और सपा नेता आजम खान का उदाहरण देते हुए देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। वहीं मदनी के बयान को कांग्रेस का समर्थन मिला है। कांग्रेस का कहना है कि देश के मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। कहती तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक विशेष जाति का ही विकास होता है। और रहा बात अल्पसंख्यक संस्था का, तो टारगेट करते ही हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो भी आतंकी गतिविधि करने वाला व्यक्ति है उसको न छोड़ा जाए, लेकिन टारगेट करना कि यूनिवर्सिटी बंद कर दिया जाए, तो ये क्या है? ये जो सरकार आई है इसने बहुत ही प्लान्ड तरीके से, बहुत ही नियोजित तरीके से एक धर्म के खिलाफ और धर्म से जुड़े हुए पढ़े लिखे लोग हों, इंटेलेक्चुअल हों, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया। इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं भाजपा ने मदनी के आरोपों को खारिज किया है और मदनी पर मुसलमानों को लूटने और समुदाय की तरक्की के लिए काम न करने का आरोप लगाया। जमायतुल उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। मौलाना अरशद मदनी को माफ़ी मांगनी चाहिए। मौलाना अरशद मदनी को मुल्क को बदनाम करने का कोई हक नहीं है। जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान और हमारे मुल्क के दुश्मन फैला रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों का रहना मुश्किल है, वही प्रोपेगेंडा मौलाना अरशद मदनी फैला रहे हैं। ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। जिस प्रकार से अरशद मदनी जी ये बात कर रहे हैं, क्या वो भूल गए कि इस देश में तो गृह मंत्री और राष्ट्रपति भी मुस्लिम रहा है? तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के ऊपर वोट बैंक नीति रखते हैं और आज अरशद मदनी भी उसी जमात में शामिल है। अरशद मदनी का बयान तथ्यों की वास्तविकता पर बिल्कुल खरा नहीं उतरता। इस बयान पर जहां कांग्रेस खुलकर उनका समर्थन कर रही है, तो वहीं बीजेपी इसे पूरी तरह बेबुनियाद बता रही है। ऐसे में अब सबकी नजरें जांच एजेंसियों पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India। जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India। यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, the taste of India।
लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अबाउट दिस अकाउंट नाम से एक नया फीचर आज लॉन्च किया है, जिसमें किसी भी अकाउंट की लोकेशन को अब आसानी से वेरीफाई किया जा सकेगा। साथ ही इसके माध्यम से आप ये भी जान सकेंगे कि इस अकाउंट को कब शुरू किया गया, क्या होगा इस फीचर का फायदा और कैसे गलत एजेंडा चलाने वाले अकाउंट्स को पकड़ना होगा आसान। देखिए इस रिपोर्ट में। एक्स ने अबाउट दिस अकाउंट नाम से एक नए फीचर को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि किसी भी पोस्ट को किस देश से किया गया है। मतलब सीधे शब्दों में समझे तो ये हैंडल की लोकेशन को बताता है। इसके अलावा संबंधित हैंडल को कब बनाया गया, कब कब इसका यूजर नेम बदला गया, अकाउंट कहां से सबसे ज्यादा एक्टिव है, ये सारी कुंडली अब एक क्लिक पर मौजूद है। दरअसल किसी भी एक्स हैंडल के बारे में जानना बेहद सरल हो गया है। किसी भी एक्स हैंडल को जानने के लिए आपको बस उस एक्स हैंडल के प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद अकाउंट के बारे में विकल्प चुनकर उसकी लोकेशन और उससे जुड़ी दूसरी जानकारी हासिल की जा सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपना एक नया फीचर शुरू किया है। इसके तहत आप एक क्लिक पर किसी भी अकाउंट की सारी जानकारी, सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अबाउट दिस अकाउंट पर जाना है, वहां पर क्लिक करना है और एक क्लिक करते ही आपको सारा डाटा मिल जाएगा। आखिरकार एक्स ने अपने हैंडल्स के लोकेशन को सार्वजनिक करने का फैसला क्यों किया? दरअसल सोशल मीडिया के लगातार बढ़ते दुरुपयोग जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग, स्कैम जैसी चीजों पर लगाम लगाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। भारत सहित पूरी दुनिया में एक्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ दुरुपयोग की शिकायतें सामने आ रही हैं। दरअसल IT एक्ट की धारा 69A के तहत सरकार को नोटिस भेजने का अधिकार है। ब्लॉगिंग नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई करने का अधिकार हासिल है, जिसमें 7 साल तक की जेल का प्रावधान भी है। देश में अगस्त 2019 में देश विरोधी गतिविधियों के चलते कुछ एक्स हैंडल्स पर रोक लगाई गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने नियमों की अनदेखी पर एक्स पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। किसान आंदोलन के दौरान केंद्र की शिकायत पर एक्स ने 500 से अधिक हैंडल्स को सस्पेंड किया। सरकार की आपत्ति के बाद एक्स ने आपत्तिजनक पोस्ट की विजिबिलिटी को घटाया है। आपको बताते चलें कि विदेश में बैठकर देश को बदनाम करने का सिलसिला बहुत पुराना है। चाहे किसान आंदोलन हो, ऑपरेशन सिंदूर या फिर हिंदू विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देने, ये अकाउंट समय समय पर एंटी इंडिया गतिविधियों में शामिल रहे हैं। लेकिन अब एक्स के नए फीचर आने के बाद इनका लिटमस टेस्ट शुरू हो गया है। लोकेशन सामने आने के बाद कई चर्चित अकाउंट की असलियत अब सामने आ गई है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार इसके दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि एक्स ने इस बार इस कदम को उठाकर
तमाम तरीके के आरोपों पर पूरी तरीके से विराम लगाने की कोशिश की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन ए.के. गुप्ता के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। जरा सी हंसी दुलार जरा सा The taste of India। जरा सी अनबन प्यार जरा सा The taste of India। यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। The taste of India। आ जाओ। Yes, पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस और एनसीबी को 262 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने एक्स पर लिखा है कि सरकार ड्रग्स माफियाओं का पूरी तरह सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये अभियान नशीले पदार्थों से मुक्त भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के दृष्टिकोण को साकार करते हेतु सहज बहु एजेंसी समन्वय का एक शानदार उदाहरण था। एनसीबी ने स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर 20 नवंबर को ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेड के तहत छतरपुर दिल्ली के एक घर से करीब 328 किलोग्राम हाई क्वालिटी मेथाम्फेटामाइन जब्त कर एक ट्रांसनेशनल ट्रैफिकिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें नागालैंड की एक महिला भी शामिल है और जिसके घर से बड़ी मात्रा में जब्त की गई है। न्यूज नाइट में बस इतना ही। नमस्कार।